हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रतिज्ञा परिवार में। आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपको पूरा लाभ दूंगा। इसी कमिटमेंट के साथ आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आपको जैसा कि पता है कि हम प्रीवियस क्लास में विभवांतर पढ़ा रखे थे और उसके बारे में उसके जो भी फॉर्मूला है, उसमें क्या ऐसा ही मात्रक होता है, वो सारा हम क्लियर कर रखे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे ओम का नियम। ओम का नियम जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स हम बार बार कहते आ रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स काफ़ी आसान होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से बनाएं तो बिल्कुल सही होंगे और आपको 1 मार्क्स 5 सेकंड में दिला सकते हैं और 5 सेकंड में दिला देंगे और बाकी समय बच्चों का हम उपयोग अलग जगहों पे कर सकते हैं मैथ सॉल्व करने में। तो बारीकी से सभी चीज़ों को बारीक से समझना है। तो देखिए ओम्स लॉ कहता क्या है। पहले देखिए ओम्स जो है इसमें पूरा नाम होगा साइमन ओम। पूरा नाम क्या होगा? साइमन ओम। इनका जो लॉ है वह संबंधित किसके है? किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर से। तो देखिए इसमें कुछ कंडीशन है। साइमन ओम का नियम जो है वह सभी जगह पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो क्या होता है? उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो इन्होंने साफ साफ अपने स्टेटमेंट में लिखा है क्या चीज़? किसी निश्चित तापमान पर। ये सब बहुत छोटे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, पर एक बात का ध्यान रखिए, अगर ये सवाल आसान है और कहीं पेपर में गलत हो गया तो इससे ज़्यादा कठिन और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। इसीलिए हर चीज़ को बारीकी से समझें। तो किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर, आपको पता है जब तक विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब आपसे यही क्या करेगा? पूछ सकता है, यह स्टेटमेंट को ही क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। बोलेगा कि बताइए ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार होता है क्या होता है, और 4 ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन? बोल देगा कि चालक तार में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के विद्युत कर्मानुपाती होता है। उसके चालक प्रवाहित विद्युत धारा के विद्युत कर्मानुपाती होता है। विद्युत धारा के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है, समानुपाती होता है और नन ऑफ दिस। तो इस तरह से क्या हो सकता है? आपका स्टेटमेंट भी आप क्या बन सकता है? एक न्यूमेरिकल बना सकता है। इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान से समझें। तो ये हो गया, ये ओम्स का नियम हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब मान लीजिए कि ये कोई चालक है, तार है। ये क्या है? एक चालक तार है। ये चालक तार है और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। इसका सिरा है ए, इसका सिरा है बी। तो इसमें जो डेवलप होगा वोल्टेज इस चालक तार में वो क्या होगा? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उत्पन्न विभवांतर क्या, उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होगा। ये हो गया। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा V = RI हो जाएगा। यहाँ जो आपको R दिख रहा है, R क्या है? R क्या है? तो R जो है वो आपका प्रतिरोध है। R प्रतिरोध है और ये क्या है? V = IR जो है वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ है। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण है ये R के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और यह है आपका ओम का नियम। आपको लिख सकता है, ये फॉर्मूला लिख देगा और बोलेगा बताइए V = IR, V = IR और 4 ऑप्शन रहेगा। बोलेगा बताइए V = IR क्या है? ओम का नियम है और फलना टेकना नियम है, ये सब दे देगा। आपको टिक करना होगा कौन सा नियम है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन सेटर के पास बहुत सारे ऑप्शन है क्वेश्चन सेट करने का और आपका काम है थ्योरी को ध्यान से समझना। बाकी एग्जाम में जो आपका तीर काम कर जाए वही लगा दीजिए। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम फॉर्मूला में देखें कि V क्या है, R क्या है। तो R क्या है? प्रतिरोध है। इसके बारे में और अभी डिटेल में बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, कैसे निर्भर करता है, क्योंकि इस R प्रतिरोध तो क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ देखिए V क्या है? V तो है आपका वोल्टेज है। V क्या है यहाँ पर? वोल्टेज बोलिए या विभवांतर बोलिए। V जो है आपका यहाँ पर विभवांतर है। और I क्या है? I जो है वह विद्युत धारा है। आपको पता है विद्युत धारा कैसा ही मात्रक एम्पियर होता है और साथ ही साथ विद्युत धारा का CGS मात्रक, ये आप नोट करके लिख लेंगे कि विद्युत धारा का CGS मात्रक, CGS मात्रक मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड। इसका होता है CGS मात्रक वॉट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे वॉट।
ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा कूलॉम का सीजीएस मात्रक बताइए, कूलॉम का सीजीएस मात्रक बताइए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कूलॉम का जो सीजीएस मात्रक होगा वह इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा, ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इस सब बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं स्पेशल, हम बात करते हैं इस प्रतिरोध का। ये R क्या है? प्रतिरोध मतलब क्या? किसी का विरोध करना। तो यहाँ पर कोई आदमी नहीं है कि यहाँ पर आदमी का विरोध किया जाएगा। यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का सिटी, इलेक्ट्रॉन का शहर। तो प्रतिरोध क्या किसका होगा? प्रतिरोध उसी इलेक्ट्रॉन का होगा। प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। ये क्या होता है? तो ये क्या करता है? किसी पदार्थ का गुण होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है। और ये क्या करता है? प्रतिरोध, अगर ये किसी पदार्थ का गुण है तो ये गुण इसका क्या करता है? तो प्रवाहित क्या चीज़? प्रवाहित विद्युत धारा का, प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है। सबसे पहला बात क्या? किसी चालक पदार्थ, ये क्या पदार्थ का गुण है, हम उस गुण को बदल नहीं सकते हैं। अगर कोई मटेरियल, अगर कोई पदार्थ पहले से विद्युत धारा का कुचालक है तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। अगर कोई पदार्थ विद्युत धारा का सुचालक है तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या है? प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है और यह क्या करता है? यह प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध के कारण क्या होता है? उसमें जो चालक प्रवाहित होगा वह विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा उसका क्या होगा? विरोध होगा। क्या होता है? प्रतिरोध। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का SI मात्रक जो होता है वह ओम होता है। क्या होता है? ओम। और ओम का जो सिंबल होगा वह हेडफोन टाइप का होगा। मोबाइल में अगर आप हेडफोन लगाएगा तो इस तरह का सिंबल बन जाता है, तो इसको ओम पढ़ते हैं। किसके नाम पर रखा गया है? तो यह साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। अगर आप फार्मूला के हिसाब से चलिएगा, क्या इसके हिसाब से? फार्मूला के हिसाब से चलिएगा तो क्या इसका ओम ही आएगा? तो अगर फार्मूला के हिसाब से चलेगा तो ओम नहीं आएगा। तो फार्मूला के हिसाब से क्या लिखे थे? V = IR। तो प्रतिरोध अगर लिखेगा तो क्या बन जाएगा? V/I। तो देखिए यहाँ से SI मात्रक क्या आ जाएगा ओम का? वोल्ट पर एम्पियर भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। तो यह भी दूसरा मात्रक है, वोल्ट पर एम्पियर। ये क्या हो जाएगा? SI मात्रक दूसरा होगा। तो सारे के सारे SI मात्रक को ध्यान में रखने हैं। हो सकता है कि आपको दे दे कि इनमें से कौन ओम का SI मात्रक, सॉरी प्रतिरोध का SI मात्रक संभव है, ये भी दे देगा ऑप्शन में। ओम, ए में ओम, दूसरा में वोल्ट पर एम्पियर, और तीसरा ऑप्शन देगा A और B तीनों, और चौथा में नॉन ऑफ दिस। तो ऐसे कंडीशन में आपको A और B दोनों टिक करना है। हाँ, SI मात्रक बोलेगा तो ओम ही टिक करना है। इस फॉर्मूला में काफ़ी गहराई से बहुत चीज़, सारे थ्योरी छुपे हुए हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है चीज़ों को। तो आगे चलते हम लोग, एक प्रतिरोध का एक स्पेशल फार्मूला होता है जिससे कि डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और वह फार्मूला को भी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं डिटेल में। फार्मूला को अगर आप पढ़ जाते हैं, डिटेल में समझ जाते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर तार को लंबा किया जाए, तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा। यदि हम तार मोटा लें तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन वो फार्मूला कौन सा है? तो देखिए ध्यान से, वह फार्मूला है R = ρ×L/A। यह प्रतिरोध का फार्मूला है। आपको इस पूरे फार्मूला में सारा चीज़ जानना जरूरी है। R आपको पता है कि रेसिस्टेंस है, यहाँ रो जो है वो क्या है? रो ये है विशिष्ट प्रतिरोध। रो जो है वह विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। इसको हिंदी में कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और इसका एक और भी नाम है प्रतिरोधकता। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता। आप सारे चीज़ों को सारे नाम से अच्छे से समझें, क्योंकि एग्जाम में क्या करते हैं, यही नाम कन्फ्यूजन डेवलप करते हैं कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिक अगर हटा दें, सिर्फ रेसिस्टेंस रहे तो इसका अस्तित्व मिट जाएगा, इस फिर रेसिस्टेंस प्रतिरोध काम करने लगेगा। और दूसरा इसका नाम क्या है? प्रतिरोधकता। अगर प्रतिरोधकता लिखते हैं तब इसको इंग्लिश में कहेंगे रेसिस्टिविटी। क्या कहेंगे? रेसिस्टिविटी कहेंगे। तो इस सब चीज़ों को ध्यान से समझना जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम यहाँ R लिखे हैं, जो रो दिख रहा है, ये उस रो का एक नाम है प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और दूसरा नाम है
प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध आएगा तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वर्ड यूज करेंगे, और प्रतिरोधकता आएगा तो रेसिस्टिविटी यूज करेंगे। और ये जो एल दिख रहा है ना, एल क्या है यहाँ पर, ये जो है चालक तार की लंबाई है। क्या है? चालक तार की लंबाई है, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। और ए क्या है? ए जो है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्या होता है? तो सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम इसको समझे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। तो सपोज देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ये कोई वायर है, चालक तार है, ये इस तरह से, ये क्या है? एक चालक तार है। ये अगर चालक तार है तो इसका कुछ लंबाई आपको दिख रहा है? हाँ, ये देखिए, ये है यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? तो ये जो सिलिंड्रिकल दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, तो इसको ये जो इस एक्सिस दिख रहा है ना, इस एक्सिस के हम इसको परपेंडिकुलर एक कट निकालते हैं। तो इसका एक्सिस है, अब परपेंडिकुलर कट निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ से ऐसे कट निकलेगा, और जब ये कट निकलेगा तो आपको पता है ये एक सर्कल बनाएगा, वृत्त बनाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आएगा तो ये आपको पाई आर स्क्वायर ही बनेगा। और आर क्या हो जाएगा? इसका रेडियस बनेगा। आर क्या बनेगा? इसका रेडियस हो जाएगा। यहाँ जो आर दिख रहा है ना, वो क्या है? चालक तार का त्रिज्या है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूला से आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूला से प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो देखिए, प्रतिरोध है जो विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जो पदार्थ जैसा है वैसा उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। अगर कोई चालक पदार्थ है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा। अगर कोई कुचालक है, यानी कि विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? बहुत अधिक होगा। और ये देखिए, प्रतिरोध जो है वो क्या है? लेंथ के समानुपाती है। अगर कोई तार ज़्यादा लंबा है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? ज़्यादा लंबा होगा। यह है एरिया। एरिया का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर कोई ज़्यादा एरिया का है कि जो प्रतिरोध है वह एरिया का व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप ध्यान रखें, व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगा, दूसरे कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरा चीज़ है वह घटेगा। तो उसी तरह से, और एरिया बढ़ाने का मतलब है, एरिया जो होता है वह रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर आप रेडियस पर डिपेंड कर रहा हो, रेडियस को बढ़ाइएगा तभी एरिया बढ़ेगा। पाई आर स्क्वायर, आर बढ़ेगा तभी तो एरिया बढ़ेगा ना। और आर बढ़ेगा तो क्या होगा? जो तार है वो आपका मोटा हो जाएगा। यानी कि मोटा तार यहाँ पर रखा जाए तो क्या होगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और साथ में ये आप याद कर लीजिए कि इसमें जो है यह 3 फॉर्मूला छुपा हुआ है, 3 कॉन्सेप्ट इसमें है। क्या? पहला कि आर जो है वह विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती है। दूसरा क्या इसमें छुपा हुआ है? दूसरा ये छुपा हुआ है कि जो प्रतिरोध है वह किसी चालक तार का समानुपाती है। इसमें तीसरा बात यह भी छुपा हुआ है कि प्रतिरोध जो होता है वह उसके चालक तार के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। इसमें अगर आप चाहिए तो इसमें एक और चीज़ छुपा हुआ है जो यहाँ पे फॉर्मूला में नहीं आया है, और वो होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर कोई चीज़ कैसे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पर कोई चीज़ डिपेंड करता है तो आर इक्वल टू जो नया प्रतिरोध होगा वह किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो +1 + अल्फ़ा × T। तो ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखे हैं ना, यह फॉर्मूला ये साफ साफ बता रहा है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो अल्फ़ा लिखा हुआ है इसका आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तापीय गुणांक, क्या इसको कहेंगे? तापीय गुणांक। अगर आपके पास कोई कुचालक पदार्थ है, इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग डिवाइस है, तो वो क्या करेगा? उसका जो चालक तार, जो तापीय गुणांक होगा ना, वह प्लस में होगा। और अगर कोई चालक तार आपके पास चालक तार है, कंडक्टिंग वायर है, तो उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा वह माइनस में होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये चौथा बात जो हम यहाँ पे लिखे हैं वह इस फॉर्मूले में दिख रहा ही नहीं रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा चालक तार का, तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब हम इस फार्मूला का क्या करने वाले हैं? इस फार्मूले को आपको हमको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इससे पहला क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली बोल देगा, 4 स्टेटमेंट देगा और बोलेगा इसमें से क्या गलत है, पहला क्वेश्चन। और ये डेफिनेटली पूछा ही जाता है। आप पिछले साल के एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी का पेपर उठा कर देख लें तो ये क्वेश्चन चाहे एलपी का हो या टेक्नीशियन के ग्रुप डी का पेपर हो, दोनों सेक्शन में क्वेश्चन इसे आए हैं। और कभी कभी तो
अगर आप एलपी का पेपर दिए हो तो इससे तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ही आया है, भले ही डेटा बड़ा हो लेकिन कैलकुलेशन आसान होता है। अब देखिए हम बारी बारी से इसमें पढ़ेंगे। तो पहला हमने ये पढ़ा कि चालक तार का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है मतलब कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा है। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि हम कितना विशिष्ट प्रतिरोध होगा तो हम उसको प्रतिरोध की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि वह जो है चालक पदार्थ है या नहीं है। तो देखिए अगर कोई पदार्थ चालक है, अगर कोई पदार्थ चालक है, कंडक्टर है, ऐसे तो हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं कि जो विद्युत धारा का चालन कर दे वह चालक पदार्थ है, लेकिन किस उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा तो हम उसको चालक पदार्थ कहेंगे। तो ये बात आ जाती है। तो देखिए अगर कोई चालक पदार्थ है, कंडक्टर है, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वह 10 के पावर -6 ओम मीटर से लेकर के 10 के पावर -6 ओम मीटर से लेकर के 10 के पावर -8 ओम मीटर के बीच होना चाहिए। अगर इस रेंज में कोई पदार्थ है उसका प्रतिरोध इस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इस रेंज में लाई कर रहा है, इस रेंज में आ रहा है, इसके अंदर है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह जो है वह चालक पदार्थ है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये जो ओम मीटर है ये किसका मात्रक है। तो देखिए ओम मीटर जो है वह प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। जो प्रतिरोधकता लिखा हुआ है ना, ये विशिष्ट प्रतिरोध या फिर रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसी का ऐसा ही मात्रक है। तो देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर देते हैं कि कैसे आया होगा। तो आप देखिए आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू ए इंटू आर डिवाइड में एल। आपको पता है यहाँ पे ए जो है वह क्षेत्रफल है, अभी फॉर्मूला डिटेल में लिखे थे वहाँ से आपको पता होगा कि ए जो है यहाँ पर क्या है, ए जो है वह एरिया है। तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर तो चलेगा ना, उसका ऐसा ही मात्रक। आर क्या है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। और ये क्या है, लेंथ है तो एल, तो लेंथ है तो लेंथ का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर है। जो ये सब नहीं जानते हैं, जब हम यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें इस सारा फॉर्मूला को डिटेल्स में हम डिस्कस कर रखे हैं कि ऐसा मात्रक कैसे आता है। तो जो लोग नहीं देख पाए हैं वीडियो जरूर विजिट कर ले यूनिट और डायमेंशन का। तो एक देखिए मीटर यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हमने ये अब आपको बता दिया कि चालक जो होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहाँ से कहाँ तक लाई होगा, 10 के पावर -6 से 10 के पावर -8 ओम मीटर तक लाई करेगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एलपी के पेपर में, एलपी टेक्नीशियन का पेपर दिए होंगे तो उसमें। दूसरा बात, किसको हम कहेंगे कि वह अर्धचालक है, किसको कहेंगे कि वह अर्धचालक है। तो आप ध्यान दीजिएगा अर्धचालक सेमीकंडक्टर कौन है। तो सेमीकंडक्टर जो होता है वह शुरू में तो टेम्परेचर, शुरू के अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको रखा जाए तो वह तो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए अर्धचालक का तो यह क्या करेगा, एक कंडक्टिंग डिवाइस की तरह काम करता है। अगर इसका पूछे कि बताइए इसका प्रतिरोध कितना होता है, तो आप ध्यान रखेंगे 10 के पावर 0 ओम मीटर से लेकर के 10 के पावर 5 ओम मीटर तक इसका रेंज होता है। यह क्या है, यह जो है अर्धचालक का रेंज है। तीसरा में आता है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो विद्युत धारा का एकदम कुचालक है। एकदम कुचालक का मानने का मतलब है कि आप कितना उसको प्रतिरोध बढ़ा दीजिए, प्रेशर बढ़ा दीजिए, वो चालक बनेगा ही नहीं। वह एकदम जिद पकड़ के रखा है कि हम तो कुचालक ही रहेंगे, यानी इंसुलेटर ही रहेंगे। तो उसको बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं उसको, कुचालक। क्या करे, जो विद्युत धारा का चालन नहीं करे उसको कहते हैं कुचालक। अगर कहीं आपको विद्युत रोधी लिखा हुआ रहता है तो आप उसको भी आपको इसी कैटेगरी में डालना है। विद्युत रोधी मतलब कि जो विद्युत धारा का चालन नहीं करे वह भी क्या है, विद्युत रोधी ही है। अगर इसका रेंज पूछे तो आपको ध्यान रखना है इसका जो रेंज होगा 10 के पावर 8 ओम से लेकर के 10 के पावर 8 ओम से लेकर के 10 के पावर 12 ओम मीटर तक इसका रेंज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जब कंडक्टर है तब माइनस में इसका रेंज है 10 के पावर -6 10 के पावर -8, और जब इंसुलेटर है तो इसका रेंज क्या है 10 के पावर 8 से लेकर के 10 के पावर +12 में है। सब आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसको क्या करें, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को हम, कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, जो भी है, हम उसको चालक, कुचालक और अर्धचालक में बांट सकते हैं। यहाँ पर आपको हम कुछ और बातें इंपॉर्टेंट बता दें कि जो कि अर्धचालक से रिलेटेड है। हम आपको ये बता रखे हैं कि अगर कोई भी धात्विक चालक तार है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह, उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके लिए जिम्मेदार है मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर अर्धचालक की बात आती है तो अर्धचालक में विद्युत धारा के लिए कौन जिम्मेदार है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अर्धचालक में
अर्धचालक में विद्युत धारा के लिए, अर्धचालक में किसके लिए, विद्युत धारा के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के लिए, अर्धचालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स जिम्मेदार होते हैं। यह आप ध्यान रखेंगे, ये सब छोटा छोटा सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं और जो होल्स है ना वह पॉजिटिव चार्ज का काम करते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इंसुलेटर में विद्युत धारा का चालन करते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाए, अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाए तो वह क्या करता है, वह उसका जो प्रतिरोध होता है ना वह घट जाता है। अगर हम अर्धचालक का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह घट जाता है। लेकिन अगर पूछे कि चालक पदार्थ का अगर तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप ये समझ आइए कि आपका अगर 100 पेपर का एग्जाम हो रहा है तो आपका 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर कवर हो रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला में अगर हम चलते हैं तो जो प्रतिरोध है वह लेंथ के समानुपाती है, किसी चालक तार का जो लंबाई उसके समानुपाती है। कहने का इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई, अगर आप कहीं पोल से, और किसी का घर है पोल से बहुत काफ़ी दूर पर है और वहाँ से वो वायर ले गया है, तो कभी कभी होता है कि उसका वायर बीच में डिस्ट्रैक्ट, क्या होता है कि कभी आप सुने होंगे कि जल गया वगैरह वगैरह। तो क्यों जल जा रहा है, क्योंकि वो डिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, तार लंबा हो रहा है और उस पर प्रतिरोध ज़्यादा लोड डाल रहा है, इसी वजह से वो जलने की संभावना बढ़ जाती है। अब कहता है कि कैसे, तो देखिए समानुपाती है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक चालक तार एल लंबाई का बना रखा है। क्या रखा है, एल चालक तार का लंबाई यहाँ पर एल है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि इसका की लंबाई को दुगना कर दिया गया है, लंबाई को दुगना कर दिया गया है। दुगना करने का मतलब क्या है कि पहले एल था तो अब 2L हो जाएगा। तो देखिए किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने को 2 तरीका हो सकता है। अगर वो बोला है कि हमने चालक तार की लंबाई को बढ़ाकर दुगना किया है तो इसका 2 तरीका हो सकता है। क्या क्या तरीका हो सकता है, तो देखिए हो सकता है कि इसी तार को वह खींच करके लंबा किया हो, तभी तो दुगना हो सकता है। अगर खींचकर, कौन सा वर्ड, खींचकर, अगर खींचकर बोला, इसका मतलब कि इसका एरिया जरूर डिक्रीज कर जाएगा, लंबाई बढ़ेगा, एरिया जरूर से जरूर डिक्रीज कर जाएगा, खींचकर बोला तब। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि इसका इस तरह के सवाल कैसे बनाया जाए। लेकिन अभी हम लोग यह बात कर रहे हैं कि तार को जोड़ करके बड़ा किया गया है। क्या करके, जोड़ करके कहने का मतलब है कि पहले से मेरे पास एल लंबाई का तार था, हमने उसी के बगल में एक और एल लंबाई का तार ला करके रख दिया है। तब क्या तार का लंबाई बड़ा नहीं हुआ, दुगना नहीं हुआ, यहाँ भी एल था, यहाँ भी एल था, तो क्या इसमें एरिया डिक्रीज हुआ, हमने क्या किया, जोड़ दिया है, एल लंबाई के तार को जोड़ दिया है। तो इसका क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा ना वह दुगना हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, तार को डबल किया है ना, तार को दुगना किया है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, दुगना हो जाएगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि पहले तार था एल लंबाई का, अगर एल लंबाई का था तो पहला फॉर्मूला ये आ गया। अब नया प्रतिरोध मान लेते हैं कि आर डैश है, अब आर डैश है तब नया तार भी तो 12 है, तो यहाँ पर कितना लिखिएगा, 2L लिखिएगा कि नहीं। अब अगर 12 लिखिएगा तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ये आर डैश ही तो ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो यहाँ से एल का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना, 2L। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो नया प्रतिरोध है वो क्या है, पुराने वाले प्रतिरोध का दुगना है। मतलब कि अगर एल लंबाई का तार का कुछ प्रतिरोध है तो अगर तार को दुगना करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, दुगना हो जाएगा। तो ये बात डिपेंड करता है। तो चालक तार की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और किस हिसाब से बढ़ता है, तो एक पावर यानी कि समानुपाती हिसाब से बढ़ता है। हाँ, एक बात और भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि ग्राफ कैसा होगा ओम के नियम का, तो आप ध्यान रखेंगे ग्राफ जो होगा वह ऑरिजिन से पास होगा। यहाँ पे भी ले लीजिए, यहाँ पे आई ले लीजिए, तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और कहाँ से पास होगा, वह ऑरिजिन से पास होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के एलपी पेपर में ये पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस बार आपके ग्रुप डी या एनटीपीसी पेपर में ये आए ही आए। तो आप ध्यान रखें कि ये क्या होता है, कहाँ से पार होता है, ऑरिजिन से पास होता है। और ये फॉर्मूला किसका
कौन सा है, V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला है। V इक्वल टू आई आर है, इसका कंपेरिजन अगर y से करवाया जाए तो y इक्वल टू एम एक्स देख रहे हैं, और y इक्वल टू एम एक्स का जो फार्मूला होता है उसका जो स्ट्रेट लाइन बनता है वो हमेशा ऑरिजिन से पास होता है। तो y पर एक्सिस पर अगर y एक्सिस पर आपको क्या दिख रहा है, y एक्सिस पर v दिख रहा है, तो y एक्सिस पर ही आप v रखें और यहाँ पर क्या रखें, i रखें। आगे चलते हैं तीसरा में, r जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, और एरिया में क्या लिखते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि मेरे पास L लंबाई का पहले से एक वायर था, L लेंथ का वायर मेरे पास पहले से था, और उस समय इसका जो क्षेत्रफल था वह A था। क्या था क्षेत्रफल, A था। हमने क्या किया, इस चालक तार की लंबाई को बिना घटाए बढ़ाए हमने उसी वायर को एक और वायर लाया जो उतना ही लंबाई चौड़ाई का था, और उसके नीचे रख दिया। इस तरह से क्या किया है, उसके नीचे रख दिया। तो जब नीचे रख दिया तो ए एरिया यहाँ और ए एरिया यहाँ, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 2 एरिया हो गया ना। कितना एरिया हो गया, 2 एरिया हो गया। लेंथ में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, लेंथ अभी भी वही है, लेंथ अभी भी क्या है, वही है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो देखिए, अगर इसके लिए लिखा जाए, इस वायर के लिए लिखा जाए तो इसके लिए तो आप यही लिखेगा, आर क्या है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। अगर इसके लिए लिखेगा, ये दोनों के लिए लिखेगा कि इसके लिए क्या होगा, तो आर डैश नया प्रतिरोध, तो नया वैल्यू हम पुट करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल 2a है। और आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है आर डैश 1/a का वैल्यू कितना है, आर के बराबर है, 1/a का वैल्यू आर के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू 1/a, और आपको पता है कि 1/a का वैल्यू क्या है, आर है, तो 1/2 इंटू आर। तो आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वह क्या हुआ, प्रतिरोध पहले की तुलना में आधा हो गया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किसी तार का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है, जिसके आधार पर हम चालक, अर्धचालक और कुचालक बांट सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला यह भी कहता है कि प्रतिरोध उसके लंबाई की, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार का लंबाई अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध जो है वह उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, तार को मोटा करते हैं, तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध घटता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किसी चालक तार का जो, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि चालक तार मोटा है उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। हमने आपको बताया था चौथा फार्मूला में ये कि ये जो है एक अलग कंडीशन है जो इसमें दिखाई नहीं देता है। यह जो है प्रतिरोध को डायरेक्ट टेम्परेचर से जोड़ता है, और कोई भी आपके अगर पास चालक पदार्थ है तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ से चौथा पॉइंट वहाँ से फार्मूला से निकल के आता है कि तापमान बढ़ाने पर क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, तापमान बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम में आपसे दिख सकता है ये सब क्वेश्चन। अब हम आप पढ़ के जाइएगा कि चालक तार का तापमान बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, रट कर गए हैं, और वो क्वेश्चन में दे दिया कि बताइए विद्युत धारा का क्या होगा। तो आपको वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, ये नहीं कि आप रट के गए हैं प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, विद्युत धारा भी बढ़ जाता है, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा क्या होगा, विद्युत धारा घट जाएगा। तो इस सब बातों का आप ध्यान जरूर से जरूर रखें एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम क्या होता है, आपके माइंड का टेस्ट होता है। जानने के लिए तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन आया हुआ है उसको सही टिक करना है। और हम बोले ना कि अगर ये आपके लिए आसान है, अगर ये आपके लिए आसान है, बहुत आसान है, और कहीं पेपर में गलत हो गया तो इससे ज़्यादा कठिन कोई नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाँ, और इसमें आपको एक बात ये भी नोट करके लिखना पड़ेगा कि अगर अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक है, तो अर्धचालक का अगर तापमान बढ़ाइएगा ना तो यहाँ पर प्रतिरोध घट जाएगा। अर्धचालक का तापमान, अर्धचालक करने का कि कोई सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, इस तरह का कोई पदार्थ है, अर्धचालक है वह, तो अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है, उसका प्रतिरोध घट जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
और यह हमें बता रखे हैं कि विद्युत अर्धचालक में कौन है जो विद्युत धारा का चालन करता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसमें क्या होता है, इसमें दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड होते हैं, और वही कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ही क्या करते हैं, मिलकर के विद्युत धारा का चालन करते हैं। आगे चलते हैं। आपको हम कुछ यहाँ पे नोट्स लिखवा देते हैं। कुछ कुछ डिवाइस होते हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको वोल्टेज मापना है, विद्युत धारा वोल्टेज मापना है परिपथ का, तो कौन सा डिवाइस लेंगे। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है, वोल्टेज को मापता है। ये है आपका वोल्ट मीटर। अगर आपके पास आमीटर है, आमीटर है तो आमीटर क्या करेगा, यह विद्युत धारा को मापता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापता है, क्या मापता है, विद्युत धारा को मापता है। आमीटर हो गया ये। और कौन कौन सा डिवाइस होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये वाट मीटर भी होता है, लेकिन अभी हम पावर पढ़ाए नहीं है, तो हम पावर जब आएगा तो उसमें पढ़ाएगा। ऐसे देखिए वाट मीटर जो होता है वह विद्युत धारा, कोई भी आप जो डिवाइस लगाए हैं ना उसका शक्ति को मापेगा वाट मीटर, और जो ऊर्जा मीटर होता है वह डायरेक्ट आपका एनर्जी को मापता है। तो जब हम वाट मीटर, जब शक्ति पढ़ाएंगे, एनर्जी पढ़ाएंगे, तब हम उसमें बताएंगे आपको ये। अभी आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत ही सेंसिबल होता है, और यह विद्युत धारा के अति सूक्ष्म मान को भी माप सकता है। विद्युत धारा के अति सूक्ष्म मान हम सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए लगाते हैं कि इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है या नहीं प्रवाह हो रहा है। अगर छोटा से छोटा भी करंट प्रवाह हो रहा होगा ना, कि जिसका हमको कोई काम का नहीं है, वह भी करंट को माप सकता है यह गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा के अति सूक्ष्म मान को मापता है। अब कितना रेंज को मापता है भाई, तो देखिए 10 के पावर -3 एम्पियर, 10 के पावर -3 एम्पियर, 10 के पावर -2 एम्पियर, इस तरह के छोटे छोटे करंट को भी क्या कर सकता है, वह गैल्वेनोमीटर माप सकता है। दूसरा बात आपसे पूछ सकता है कि बताइए आपके पास है आदर्श वोल्ट मीटर। आदर्श वोल्ट मीटर है तो इसका जो होगा प्रतिरोध कितना होगा, और अगर आपके पास आदर्श आमीटर है तब इसका प्रतिरोध कितना होगा। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध। अब देखिए, अब आदर्श आमीटर आप बनाए हैं तो आपको आमीटर इस तरह से बनाना होगा कि जब एक करंट का मेजरमेंट करे तो थोड़ा सा भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो वह कहीं ना कहीं वोल्टेज क्या कर रहा है, वह वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो जितना करंट आपको चाहिए था विद्युत धारा में, जितना प्रतिपथ में जितना विद्युत धारा प्रवाह हो रहा था उतना आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आदर्श एमीटर जब भी बनाए तो उसका प्रतिरोध आप शून्य रखें। क्या रखें? शून्य रखें। और जब भी आप आदर्श वोल्ट मीटर बनाएं तब उसका प्रतिरोध कितना होगा? उसका प्रतिरोध अनंत होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? अनंत होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप पूछे बताइए दोनों किस पर काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या काम करता है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर ये आधारित होता है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर ये दोनों काम करता है। हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे जूल्स लॉ पढ़ेंगे, जूल का नियम, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये हमने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका हम आज पढ़ाया ओम का नियम, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये फॉर्मूला तो समझ जाइए कि ये आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रीढ़ की हड्डी है। क्वेश्चन डेफिनेटली एक पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट ही हमारे लिए क्या करता है, मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।